हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्क ऑफ एनर्जी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो ये एडवांस लास्ट ईयर पूछ चुका है। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन सेज द वर्डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स फोर्स F गिवन है हमारे पास। फोर्स F इज दिस। F फोर्स गिवन है K इंटू एक्सप्रेशन बड़ा सा गिवन है। K हमारे पास गिवन है कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A0 टू पॉइंट 0 कॉमा ए along circular path of radius small a about the origin in xy plane is। मुझे वर्डन बताना है कि कितना वर्डन होगा पार्टिकल पे फोर्स के द्वारा। और ये जो फोर्स हमारे पास है ये वेरिएबल फोर्स है। तो थोड़ा सा पाथ को एनालाइज करते हैं कि हम पार्टिकल को लेके कैसे जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि पाथ जो है हमारा सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल को आप मूव करा रहे हैं और उस सर्कल का जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है स्मॉल ए, ये क्वेश्चन बोल चुका है। तो दिस इज ओरिजिन, 0,0 इज ओरिजिन। और पार्टिकल को हम लोग मूव करा रहे हैं कहाँ से? तो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है A0। A0 से पार्टिकल को मैं मूव करा के लेके जा रहा हूँ कहाँ तक? 0,A। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? अगर मैं वर्क डन की बात करूं, जब भी वेरिएबल फोर्स आता है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे जो वर्क लिखते हैं दैट इज एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग, एफ डॉट डी एक्स। क्लियर बात? और यहाँ पे डी एस क्या होगा? व्हाट इज डी एस? डी एस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आई और जे में ही है। तो आप लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्लियर बात? तो इसको हम लोग पुट करते हैं, ये फोर्स का बड़ा सा एक्सप्रेशन के टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2 आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2 और जे कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है डीएस से। डीएस हमारे पास कितना है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो डी डब्ल्यू को अगर डॉट प्रोडक्ट लेके लिखना चाहो, डी डब्ल्यू क्या आ गया आपके पास? आई आई के साथ डॉट होगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, एक और स्टेप हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं कि इस सर्कल का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, इस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सर्कल का सेंटर कितना है? सेंटर 0, 0 और रेडियस है हमारे पास ए, रेडियस स्मॉल ए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इक्वेशन लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस ए। इसका क्या हमारा एडवांटेज मिलेगा कि जो भी हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए स्क्वायर से। रिप्लेस कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? के इंटू और आई के साथ डॉट होगा तो एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब ए क्यू बन जाएगा। प्लस प्लस वाई डी वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। वाई मतलब जे डॉट जे आप करेंगे तो अगेन ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या ये स्टेप क्लियर है? मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। और ए स्क्वायर का पावर 3/2 है तो ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो टू टू कैंसिल, तो उसको ओवरऑल आप ए क्यू बोल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है, इनिशियल हमारे पास A0 से फाइनल 0 ए से जा रहा है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसी को आप इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, टोटल वर्क डन होगा। दिस इज टोटल वर्क डन, डब्ल्यू टोटल, टोटल। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करता हूं मैं, के अपॉन ए क्यू बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिखेंगे क्या? एक्स डी एक्स लिखेंगे आप प्लस प्लस इसमें भी अब के मल्टीप्लाई होगा तो के बाई ए क्यू तो बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई आप लिख सकते हो। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब लिमिट की बात करते हैं। जब पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पे जब है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा स्मॉल ए है, जब बी पे पहुंच गया तो 0। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, ए पे 0 है, बी पे पहुंच गया तो ए, 0 to a लिमिट लेंगे हम लोग। तो यहां से के बाय ए क्यू तो बाहर रहेगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट ए टू 0 प्लस के बाय ए क्यू बाहर और वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई टू और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 to a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सो के बाय ए क्यूब,
के बाय ए क्यूब, और लिमिट पुट करोगे तो 0 - a² बाय 2। क्लियर। और प्लस के बाय ए क्यूब बाहर, और ये हो जाएगा क्या, a² बाय 2 -0। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कर लेंगे अगर आप, तो के बाय ए क्यूब कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो ये आ रहा है -a² बाय 2, और यहाँ पे आ रहा है +a² बाय 2 आ रहा है। तो ये दोनों ओवरऑल कैंसिल होके वर्क कितना आ जाएगा आपको, 0। और ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन जेडवांस 2008 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रीड करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज अ बॉब ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। The horizontal velocity v at point A is sufficient. Very important. Horizontal velocity at point A is sufficient. Just sufficient to make it reach the point B. To make it reach the point B. The angle theta at which the speed of bob is half of the speed at A satisfies. मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन के डायग्राम को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है, और जिसका ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। क्वेश्चन ने बोला कि हम लोएस्ट पॉइंट पे इतना वेलोसिटी दे देंगे, इतना मिनिमम वेलोसिटी दे देंगे कि ये जस्ट जस्ट पॉइंट बी पे रीच कर जाए, जस्ट पार्टिकल पॉइंट बी पे आ जाए। जस्ट रीच का कंडीशन आपको पता है कि अगर मैं √5 GR वेलोसिटी दूं, √5 GR, तभी पार्टिकल यहाँ पे पहुंच सकता है। मतलब यहाँ पे जब मुझे वेलोसिटी देना होगा, √5 GL देना पड़ेगा। एल हमारे पास जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो एल यूज कर रहा है। ठीक है, ये कहानी। और ये तब पहुंच जाएगा जब बी पे जस्ट रीच का मतलब, बी पे अगर पहुंच जाएगा तो बी पे जाने के लिए, मतलब सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी दे सकते हैं, √5 GL दे सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, हम लोग सब पढ़ते हैं फिजिक्स में। आप बोलेंगे तो कमेंट करेंगे तो इसका प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें पूछा जा रहा है कि पार्टिकल कोई पॉइंट पे पहुंच गया है, और उस समय इसका एंगल है थीटा। थीटा। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाता है हमारे पास, वो जो आप ए पे वेलोसिटी देते हैं, ये पॉइंट हमारा ए था, ए पे जो मिनिमम वेलोसिटी देते हैं उसके आधा हो जाता है, दैट इज v/2। द एंगल थीटा एट विच स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए, क्वेश्चन में बोल रहा है। मतलब इस पॉइंट को लेट से सी मान लेता हूं मैं, सी पे स्पीड हाफ हो गया, उसके लिए थीटा का हमें रेंज बताना है कि भाई थीटा क्या हो सकता है। तो पहला काम ये है कि हम लोग क्या क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आगे बढ़ना है। इसी को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर कर लेंगे आप, तो एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट सी, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। एनर्जी एट ए की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी ए पे लिखेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप ए का लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी आप सी पे लिखेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप सी पे लिखेंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अगर मैं इसी को दोस्तों रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, आर एल इज रेफरेंस लाइन, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए का कितना है, 0। काइनेटिक एनर्जी ए पे है, दैट इज हाफ m v² बोल सकता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी सी पे कितना है, हाफ m v/2 का स्क्वायर, मतलब v²/4 भी बोल सकते हैं आप। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हाइट h, h अगर मुझे मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये हाइट मुझे h जानना है कि भाई h कितना है, h हाइट। तो देखो ये l है, तो l का कंपोनेंट अगर यहां से यहां तक लोगे तो ये आ जाएगा कितना, l cos थीटा। और ये पूरा l है, तो ये h कितना है, h को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज l - l cos थीटा लिख सकता हूँ आपको। तो यहाँ से l कॉमन ले लेंगे, h इज 1 - cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो mgh की जगह पे l इंटू 1 - cos थीटा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई भी डॉट आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करना चाहेंगे, कुछ टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, लाइक मास को कैंसिल कर दो, मास मास कैंसिल हो गया हमारे पास। v², v का वैल्यू √5 GL है, पुट कर देंगे v², तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 GL/2, 5 GL/2 प्लस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कितना, 5 GL/8, 8 प्लस m
एम तो कैंसिल हो गया हमारे पास, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, GL माइनस GL कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग क्या, GL 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 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से हमारे पास आए 5/2, और आएगा कितना, माइनस ऑफ 5/8, और +1 जो राइट साइड जाएगा, इक्वल टू आपके पास बचेगा क्या, माइनस कॉस थीटा। क्या इतना टर्म में लिख सकता हूँ? तो दोस्तों एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हम कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू जाएगा, वो आ जाएगा कितना, -7/8। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज -7/8। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, जो टर्म मैं कर चुका हूँ उसको डायरेक्ट में लिखूंगा। अब कॉस थीटा -7/8 का मतलब क्या है, कि हमारा जो कॉस थीटा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉस थीटा जो निगेटिव होता है वो दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मतलब जो एंगल होना चाहिए वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 से ग्रेटर, और 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, या फिर थीटा जो होना चाहिए फ्रॉम 180 टू 270 के बीच में होना चाहिए। क्लियर बात? तो इन सारे टर्म को हम लोग देखते हैं, इस ऑप्शन को काट दो, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑप्शन काट दीजिए। पाई/2 से 3 पाई/4, पाई/2 ग्रेटर देन पाई/2, 3 पाई/4 का मतलब 3 × पाई का वैल्यू 180 डालो, बाय 4 कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो पाई/4 45, 3 और पाई/4 तो हमारा 45 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो अगर देखना चाहेंगे तो कितना होगा, 5 3 × 15 1, और 4 3 × 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो थीटा हमारे पास आ रहा है कितना, 135 डिग्री। मतलब ये ऑप्शन सी बोल रहा है कि थीटा जो होना चाहिए, कि थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, और और 3 पाई/4, 3 पाई/4 का मतलब हमारे पास, पाई/4 का मतलब होता है 45, 45 में 3 मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 135 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि थीटा पाई से लेस होना चाहिए, 3 पाई/4 का मतलब कितना है, कि थीटा हमारे पास जो है, अगर आप देखना चाहेंगे तो 180, 180 से थीटा हमारा, थीटा जो है लेस है, थीटा लेस है। और इस एंगल को अगर मैं सेटिस्फाई करना चाहूँ, 3 पाई/4 अगन 135 डिग्री, 35 डिग्री। तो अगर ऑप्शंस की बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे वेरीफाई करें ऑप्शन, तो ये एंगल जो है 180 से, थीटा जो हमारे पास, थीटा 135 से बड़ा है, 35 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट बोल सकते हैं आप। और इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे, थीटा 90 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्लियर बात है, और 135 से छोटा है, 135 से छोटा है, 135 से छोटा एंगल हमारे पास मिल रहा है। ठीक है। और इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, कॉस जो अगर लिखाएंगे, ये -7/8 कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 151 डिग्री आता है, 151 डिग्री ये वैल्यू आएगा। क्लियर बात? तो देख लो 151 डिग्री तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो एंगल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज में लाई करेगा। इसको आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो 151 डिग्री आएगा, और कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तब तो आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर यूज करोगे तो ये एंगल आता है हमारे पास 151 डिग्री, जो कि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा सोल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। इट इज it is at rest at t equal to 0, it is at rest at t equal to 0, okay, on what it is subjected to a time dependent force, और हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। द फोर्स एफ टी वेरीज टाइम एज फ्रॉम द फिगर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4.5 सेकंड। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि जो एरिया अंडर होता है, एरिया अंडर एरिया अंडर अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एफ टी ग्राफ,
एफटी ग्राफ जो हमारा होता है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ये देता है क्या, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया, इस पार्ट का एरिया 1 और इस पार्ट का एरिया निकालेंगे 2। टू एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला हाइट तो जानना पड़ेगा कि भाई फोर्स का यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिखेंगे, दैट इज 4/3, tan थीटा इज 4/3। और नीचे वाले में लिखेंगे, इस साइड को मैं लेट से y मान लेता हूँ, y बाय। और ये जो आपके पास गैप है ये है 1.5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 1.5/3। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये तो 0.5 आ जाएगा। और 0.5 में अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2। 2 आ जाएगा। क्लियर बात। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया A1 + A2, एरिया A1 + A2 इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बोल सकते हैं हम लोग। इनिशियली पार्टिकल क्या था, इनिशियली रेस्ट में था। क्वेश्चन ने बोला है कि t = 0 पे हमारे पास जो था ये रेस्ट में था, इट इज एट रेस्ट। t = 0 पे, तो भाई इनिशियल मोमेंटम 0। एरिया अगर निकालेंगे A1 का तो ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास 3 है, हाइट है कितना 4। 4 प्लस A2 का एरिया निकालेंगे तो हाफ, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास 1.5, और हाइट जो लिखेंगे ये तो निगेटिव होगा, जो भी होगा -2, -2 निगेटिव है, इंटू -2 लिखेंगे, दैट इज फाइनल मोमेंटम जो है P फाइनल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 6, और यहाँ भी 2 टाइम्स कैंसिल, 6 - 1.5 हमारे पास आ जाएगा पी फाइनल। तो पी फाइनल का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, दैट इज 4.5। 4.5। अब काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, P² मतलब 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास। मास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 kg। 2 kg। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.06 जूल आता है। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेज a simple pendulum is oscillating without damping, without damping. When the displacement of the bob is less than the maximum, its acceleration क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन वेक्टर हमें एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। तो पहले समझते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का मीन पोजीशन, और किसी इंस्टेंट पे पेंडुलम यहाँ पे रहेगा, सिंपल पेंडुलम यहाँ रहेगा, ये मैक्सिमम पोजीशन हो गया। इससे ज्यादा सिंपल पेंडुलम जा नहीं सकता है। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन पे हमारा जो वेलोसिटी होगा वो मोमेंटरली जीरो होगा, कुछ सेकंड के लिए आपका जीरो होगा। तो जो हमारा पेंडुलम है ये मैक्सिमम से लेस है, मतलब हमारा सिंपल पेंडुलम अभी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन पे है। तो अब जो इसका टेंडेंसी है मीन पोजीशन की तरफ आने का है, तो इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और एक रेडियल एक्सेलरेशन AR लग रहा होगा। AR, ये हमारे पास AT हमारे पास है, और ये है AR। ये जो है हमारे पास, ये दिस पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो आपके पास थीटा नोट है, थीटा नोट मैक्सिमम है, इधर भी थीटा नोट इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखेंगे थीटा नोट क्या है हमारे पास, दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अभी हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, जो थीटा हमारे पास है, थीटा लेस है किससे, थीटा नॉट से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पे देखना है। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर बात। और ये आप कहाँ से लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर का डायरेक्शन तो ये होना चाहिए। ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, अ लाइट inextensible string that goes over smooth fixed pulley as shown in the figure connected to block of connected
connects two block of masses 0.36 kg and 0.72 kg. ओके, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारे पास जी का वैल्यू लेना है 10, फाइंड वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड वर्क डन बाय द स्ट्रिंग on the block 0.36 kg during the first second after the system release from rest. मतलब t इक्वल टू जीरो पे हम रिलीज किए रेस्ट से, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें सारा कहानी पूछा जा रहा है। इस मास को मैं m1 मान लेता हूं और इस मास को m2 मान लेते हैं, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। m1 हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों 0.36 kg, और M2 की मैं अगर बात करूं तो M2 का वैल्यू गिवन है 0.72 kg, 72 kg। देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क डन बाय टेंशन पूछता तो वो आपका जीरो आ जाता। क्लियर बात, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पूछ रहा है कि 0.36 kg पे ही कितना वर्क होगा टेंशन का। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का वर्क मतलब फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन का वर्क पूछ रहा है, किस पे, M1 मास पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी इंस्टेंट पे अगर देखना चाहेंगे तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और ये स्मॉल m1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि नेट पुलिंग फोर्स NPF, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेट पुलिंग फोर्स की बात करूँ, नेट पुलिंग फोर्स थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो इधर M2G लग रहा होगा और इधर लग रहा होगा M1G। इधर हमारे पास टेंशन है टी, स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है और फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। तो दोस्तों टेंशन तो सेम ही होगा, यहाँ भी टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है। इधर वेट लग रहा होगा कितना, M1G, इधर वेट लग रहा होगा कितना, M2G। तो M2G बड़ा है तो नेट पुलिंग फोर्स में हमारे पास आ जाएगा M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो M2G जो गिवन है 0.72, और G अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस 0.36 इंटू जी अपॉन 0.72 प्लस 0.36, सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा G/3, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें टेंशन भी निकालना पड़ेगा, तभी तो फोर्स वर्डन बाय स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो मतलब वर्डन बाय हमें टेंशन निकालना है तो टेंशन फोर्स निकालना होगा। किसी एक ब्लॉक पे हम काम कर सकते हैं, लेट से M1 पे ही मैं काम कर लेता हूँ। M1 पे टेंशन इधर लग रहा होगा, वेट इधर लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा टेंशन टी, वेट लग रहा है M1G। एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो T माइनस M1G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1 इंटू ए। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आपके पास राइट साइड तो M1 कॉमन हो जाएगा इंटू जी प्लस ए भी लिख सकते हैं आप टेंशन का वैल्यू। तो M1 का वैल्यू है 0.36 और G का वैल्यू G ही है और G प्लस ए मतलब एक्सेलरेशन है G/3। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4G/3, 4G/3, और कैंसिल करेंगे तो 3 से 0.36 कैंसिल हो जाएगा। 12 टाइम्स 0.12 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आपके पास टेंशन आ जाएगा, टेंशन। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक का, S इक्वल टू यू टी प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, S इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है G/3 और टाइम का वैल्यू है 1 सेकेंड में हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है G/6 मीटर। अब वर्क की बात करते हैं, तो इस ब्लॉक जो M1 है, M1 की कहानी, ये M1 ही था। M1 की कहानी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी S भी ऊपर की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है। क्लियर बात। तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन क्या लिखेंगे, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, cos 0 लिख सकते हैं। और टेंशन का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 0.48 जी, 48 जी इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है G/6 और cos 0 का वैल्यू तो आपको 1 पता है। तो अब देखो, अगर आप
इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल 100 से 48/6 आ जाएगा। तो 8 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। तो आंसर है इसका 8 जूल। अगर यही पूछता वर्क डन M2 पे कितना होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा। दिस इज वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन मास M1। अगर मुझे M2 पे एक्स्ट्रा बात पूछ दे कि M2 पे कितना होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। आप घर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि M2 पे टेंशन का वर्क होगा -8 जूल, टोटल वर्क डन बाय टेंशन आपका 0 मिलेगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है, हमारा आंसर 8 जूल है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमकदार क्वेश्चन, ये 2002 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल विच इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन सेम डायरेक्शन विच वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स। और एफ एक्स गिवन है, फोर्स हमारे पास गिवन है कितना, -kx प्लस AX³ गिवन है। क्लियर बात। तो आपको क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ क्या वेरिएशन होगा वो निकालना है। देखो, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, मतलब एफ कंजर्वेटिव होगा, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास रिलेशन पता है कि -du/dx हम लोग लिखते हैं, du/dx। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, -kx प्लस AX³ इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx। क्या मैं लिख सकता हूँ, dx को इधर ले जाओ, माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो kx माइनस कितना आ जाएगा, kx माइनस और AX³ हो जाएगा, और dx इधर रख लो, और इधर हमारे पास du। और इसी को अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो 0 to x, किसी x पे, और x ग्रेटर देन 0 पे हमें कमेंट करना है, x 0 से बड़ा पे ही हमें कमेंट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा kx² by 2, लिमिट पुट करने पे, और माइनस ऑफ AX4/4, यही आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये u हमारे पास आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि u हमारे पास जो है वो जो है पावर जो है इवन पावर में है। इवन पावर मतलब पैराबोलिक एक्सप्रेशन होगा। अब समझते कि अब ग्राफ से हमें चलना पड़ेगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब हो रहा है, ये चेक करो कि यू कब जीरो हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब हो रहा है। अगर जीरो करूँ मैं यहाँ से, x² अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, k/2 और -a/4 x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक जीरो, जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ओरिजिन पे जीरो होगा, और x का वैल्यू जो आपके पास आएगा दैट इज 2k/a पे जीरो होगा, 2k/a पे जीरो होगा। मतलब दो जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ऑप्शन सी को हटा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है एक ही जगह जीरो होगा। और ऑप्शन बी को भी हटा देंगे, बोल रहा है ओरिजिन पे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो ऑप्शन हमारा अब 50%, अगर तुक्का भी मारेंगे तो 50% सही हो जाएगा। ठीक है, इतना कहानी क्लियर है कि भाई दो ही ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग स्लोप से समझते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो अगर यूएक्स ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू -du/dx का मतलब है कि du/dx का मतलब है स्लोप, निगेटिव स्लोप। दिस इज निगेटिव, निगेटिव स्लोप, स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ, ग्राफ जो फोर्स देता है, ग्राफ। तो अगर मैं चेक करूं कि स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, du/dx को अगर जीरो करेंगे, du/dx जीरो का मतलब इनडायरेक्टली f को जीरो करेंगे। तो f हमारे पास तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, f को जीरो करूं अगर मैं, तो इससे अगर x कॉमन ले लेंगे, दिस इज -k प्लस AX² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू जीरो होगा, और x का जो वैल्यू आएगा एक हमारे पास, ये रूट ओवर ऑफ आ जाएगा कितना, k/a, और प्लस माइनस साइन के साथ। लेकिन हमें x पॉजिटिव पे देखना है तो माइनस साइन को मत लो, कि हमें एक ही वैल्यू देखना है, x पॉजिटिव तो प्लस पे देखता हूँ। तो दो जगह स्लोप जीरो होना चाहिए। इसके स्लोप कहाँ कहाँ जीरो होना चाहिए, दो जगह। तो हम लोग समझते हैं स्लोप जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है भाई, स्लोप के लिए टेंजेंट डालेंगे, यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ये जीरो नहीं आ रहा है मतलब। और स्लोप अब यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो इस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। मतलब पहला ग्राफ का स्लोप एक ही जगह जीरो है। मतलब ये ग्राफ तो कंप्लीट हमारे पास सिलेबस से बाहर हो गया, आंसर से बाहर।
इस ग्राफ का स्लोप एक ओरिजिन पे जीरो है और एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू पे जीरो है। मतलब यही ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है एक यू वर्सेस एक्स ग्राफ। क्लियर बात? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2004 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन and a force F equal to kx, F equal to kx is acting on it, और k हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है और u जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हमारे पास। तो ग्राफ ऑफ यू एक्स कितना होगा? देखो फोर्स को माइनस डी यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, के एक्स हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डी यू लिखना चाहूँ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स माइनस के और एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, एनी एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी यू। तो यू का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा दिस इज माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। मतलब ये पैराबोला होगा। इफ ऑल द पावर ऑफ एक्स इज इवन कर्व इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास यू एक्सिस, तो ये डाउनवर्ड करके पैराबोला कुछ ऐसा ओरिजिन नीचे 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 की तरफ खुलेगा हमारे पास। ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है एक बार जे एडवांस 2003 के पेपर में पूछा हुआ था, बहुत बार नीट जे मेंस इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन से इफ W1 W2 W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी along थ्री डिफरेंट पार्ट 1 2 3 respectively in the gravitational field, very important, gravitational gravitational field का मतलब ये है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि वर्क डन इज इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। वर्क डन इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बोला है द करेक्ट रिलेशन W1 W2, इसका मतलब W1 W2 W3 सब का सब सेम है, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसे भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वर्क डन सेम ही होगा। ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, 90 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा है और फोर्स हमारे पास गिवन है कितना, के टाइम्स ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है। के पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स ऑन द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन। पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन इन एक्स वाई प्लेन, द स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट a,0। मतलब पार्टिकल यहाँ से पहले a,0 तक पहुंच गया, उसके बाद पार्टिकल जा रहा है पैरेलल टू एक्सिस पॉइंट a,a पे। मतलब यहाँ से पार्टिकल मूव करके अब मेरा यहाँ पे पहुंच गया। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट a,a हमारे पास। तो बोला है कि द टोटल वर्डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल इज। ठीक है, टोटल वर्डन पूछ रहा है कि टोटल वर्डन क्या होगा। देखो, अगर देखो फोर्स हमारे पास जो है वेरिएबल है, तो वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे क्या दोस्तों, दिस इज एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी आर भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ डी एस क्या है, डी एस इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख सकते हैं हम लोग। तो एफ के वैल्यू का लिखना चाहूँ माइनस के टाइम्स ऑफ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और ds क्या है हमारे पास सर, तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब इसको अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो dw आ जाएगा क्या, माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं माइनस के कॉमन ले लूँ, माइनस के को बाहर कर लेते हैं और टोटल वर्डन निकालने के, तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, माइनस के बाहर है, तो वाई डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। क्या मैं लिख सकता हूँ? जो पार्टिकल यहां से इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जा रहा है, इनिशियली एक्स जीरो है और वाई भी जीरो है। फाइनल पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू ए है। तो अभी मैं फिलहाल लिमिट नहीं रखता हूँ, कुछ हम लोग अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे पहले वो समझना होगा भाई। यहाँ पे आके तो फंस गए हम लोग कि अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको dx क्या बोलेगा? dx बोलेगा यहाँ x का टर्म चाहिए, और dy बोलेगा यहाँ y होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स का टाइप होता है कि भाई ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ एक्स कम जो हमारे पास फोर्स गिवन है, फोर्स में एक्स वाला कंपोनेंट जो फोर्स का है वो है माइनस के वाई। और जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कितना है? माइनस के एक्स। तो जो हमारे पास, पहले मैं एक्स पे काम कर लेता हूँ। एक्स वाले जो काम कंपोनेंट है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करना है आपको। एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, टेकन ऑल टर्म्स एज ए कांस्टेंट। ये इंटीग्रेट करना है और एज्यूम करना है कि ऑल आर कांस्टेंट, ऑल वेरिएबल 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 जो हमारे पास है एक्स को छोड़ के, एक्सेप्ट एक्स कांस्टेंट मानना है आपको, कांस्टेंट मानना है। क्लियर बात? ये ट्रिक है, आपको कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो माइनस के बाहर, और वाई वाई भी तो हमारा कांस्टेंट होगा, वाई डी एक्स, वाई भी बाहर रहेगा। माइनस के वाई बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, तो माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है। अब एफ वाई को सेम प्रोसेस से अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ किसका? एफ वाई का। एफ वाई का एफ वाई को वाई के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे आप, तो एफ वाई क्या है? माइनस के एक्स बाहर रहेगा। एफ वाई ये हमारे पास है, दिस इज एफ वाई। और डी वाई हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस के एक्स वाई। अगर ये इंटीग्रेशन दोनों का सेम आ रहा है, मतलब फोर्स हमारा कंजर्वेटिव टाइप का है, और इस टर्म का आंसर जो हो जाएगा, माइनस के को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ जो ये टर्म आ रहा है एक्स इंटू वाई, यही आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, चेन रूल यूज करो। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई क्या करेंगे? चेन रूल यूज करेंगे, तो एक्स बाहर यू इंटू वी रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई लिखूँ तो क्या लिखेंगे दोस्तों? कि एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो इस पूरा को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई। मैंने ये मेथड क्यों बताया? अगर हो सकता है फोर्स अदर फॉर्मेट में हो, तो आपको उसको चेक करना है कि भाई वो हमारे पास कंजर्वेटिव वाला फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको चेक करना होगा कि भाई इंटीग्रेट करने के लिए बाद, अगर dx को आपको इंटीग्रेट करेंगे, जो फोर्स है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, अदर टर्म को कांस्टेंट मानना है। यहाँ भी एफ वाई का इंटीग्रेशन जो मैं निकाला हूँ, वहाँ अदर टर्म को आपको कांस्टेंट मानना है। तो कहने का मतलब है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन जो हमें लिखना है, माइनस के बाहर होगा, और डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन तो एक्स वाई ही होगा। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपको क्या पता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है। अब x इंटू वाई, तो हमारा जो लिमिट होगा x, x इंटू वाई, एक्स का इनिशियल लिमिट जीरो है और y का इनिशियल लिमिट जीरो है। और फाइनल लिमिट की बात करें हम लोग, तो x का फाइनल लिमिट हमारे पास a है, ये 0,0 से a आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो माइनस के बाहर x की जगह पे a माइनस जीरो, और y की जगह पे भी a माइनस जीरो अगर पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये माइनस के ए स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास सी आंसर है। अगर ये फॉर्मेट आपको टफ लगा होगा, आप कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन और मैं 2-3 आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ये स्प्रिंग पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, कोई स्प्रिंग है दोस्तों जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसका लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं। अब क्या किया गया क्वेश्चन में, इसको कट किया गया है दो पीसेस में। अब मैंने इसको कट कर दिया है दो पीसेस में, और दो पीसेस में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2।
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, L1 L2 में रिलेशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या, कट इनटू टू पीसेस सो दैट वन जो हमारे पीसेस है वो डबल है L1। लेट से L1 इज 2 टाइम्स ऑफ L2, बट L1 + L2 तो हमारे पास L के इक्वल होगा ना। अगर इस रिलेशन में आप पुट कर लें 2 टाइम्स ऑफ L2 + L2 = तो L2 का वैल्यू आएगा L/3 और L1 का वैल्यू आ जाएगा 2L/3। क्लियर। और स्प्रिंग का प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसका मतलब है कि K इंटू एल का प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोल सकता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि K इंटू एल इक्वल टू K1 L1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K2 L2। K2 L2 लिख सकता हूँ मैं क्या। K1 तो K है, L1 L है, और मुझे अगर इस पार्ट का लेंथ निकालना है K1, जिसका लेंथ हमारे पास है L1। L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L1 इज 2L/3। 2L/3 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K2। K2 निकालना है और L2 का वैल्यू L/3 दिया हुआ है। किस पार्ट का पूछ रहा है, द लॉन्ग पीस विल हैव कांस्टेंट, मतलब मुझे इसका पूछ रहा है L1 वाले का K1 हमें निकालना है। तो इसी दोनों को सॉल्व कर लो, L L कैंसिल, तो K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ K/2। 3K/2। ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि जे एडवांस का ये PYQ का जो 10 क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें और 10 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।